आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। जिंदगी में कई बार ऐसा दौर आ जाता है जब आप अचानक से ही बात करते करते बीच में ही कहीं ब्लैंक हो जाते हैं। आप लोगों के बर्थडेज याद रखना भूल जाते हैं, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती है। फोन कहाँ रख दिया, चाबियां कहाँ रख दी, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये कैसा रोग, इस रोग का नाम क्या है? तो भाई ये ऐसा रोग है जिसका ना तो कारण पता है, ना ही इलाज के बारे में ज्यादा जानकारियां हैं। मैं बात कर रहा हूँ अल्जाइमर डिसीज यानी अल्जाइमर रोग के बारे में, जिसे आज हम हेलो डॉक्टर में विस्तार से समझेंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज तक रेडियो पर मेरे यानी प्रतीक वाघमारे के साथ। याददाश्त कमजोर होने या खत्म होने का डर बहुत आम है। अल्जाइमर रोग होने पर ऐसा ही कुछ होता है। इस बीमारी के इलाज पर भी अब तक प्रश्न चिन्ह है। हर 4 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई अल्जाइमर से पीड़ित होता है, यानी दुनिया भर में 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि साल 2030 तक अल्जाइमर से पीड़ित लोगों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और ये 2050 तक 3 गुनी हो जाएगी। वैसे अमेरिका की तुलना में भारत में अल्जाइमर की दर 5 गुना कम है, लेकिन सवाल है इसके इलाज को लेकर। हाल ही में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्जाइमर से लड़ने वाले पहले ड्रग को मंजूरी दी है, जो बायोजीन का एडुकेन्यूमैब नाम से है। लेकिन इस ड्रग पर भी कई सवाल हैं। पहले अल्जाइमर रोग को समझते हैं, फिर इसके इलाज पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा, जो नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में डायरेक्टर एंड हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति। थैंक यू प्रतीक। डॉक्टर ज्योति, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच भी आपने हमारे लिए समय निकाला है और खैर डॉक्टर है, फर्ज निभा रही है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जी। धन्यवाद प्रतीक, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर जी। तो ठीक है, अभी आपकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? थोड़ा बेटर है, पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। तो मुझे लगता है जो काम हो जाए वो सही रहता है। आज के दिन में आपने रिक्वेस्ट की तो फिर मैं मना नहीं कर पाई आपको। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। कभी कभी डॉक्टर की सेहत भी पूछ लेना चाहिए तो ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर भी बीमार होते हैं जी, तो डॉक्टर मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि ये अल्जाइमर जो डिसीज है, इसमें होता क्या है? जी। बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज है ये डिमेंशिया की ही एक प्रकार का डिमेंशिया है। डिमेंशिया में बेसिकली आपके जो ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस है। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपकी मेमोरी हो गई, थिंकिंग हो गई, जजमेंट हो गई, कैलकुलेशन, रीजनिंग, जो आपके एडवांस फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, जो भी बीमारी उनको अफेक्ट करती है उस बीमारी को हम डिमेंशिया कहते हैं। और अल्जाइमर डिमेंशिया की ही एक प्रकार है। डिमेंशिया में बेसिकली हम किसी भी पेशेंट को तब लेबल करते हैं कि उसे डिमेंशिया है जब 2 से ज्यादा कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट होते हैं। जैसे मेमोरी के साथ एक और कॉग्निटिव फंक्शन अगर अफेक्ट होता है, और ये जो फंक्शन है जब आपकी डे टू डे लाइफ पे असर करने लग जाते हैं, तब हम इसे डिमेंशिया लेबल करते हैं। तो अल्जाइमर डिमेंशिया के कई रीजंस हो सकते हैं, तो उनमें से अल्जाइमर एक डिमेंशिया की सबसे कॉमन प्रकार का डिमेंशिया है जिसे हम अल्जाइमर डिजीज कहते हैं। ओके, तो इसमें मतलब कारण क्या है कि आपको ये अल्जाइमर की डिजीज हो जाती है? क्योंकि मैंने पढ़ा कि शायद इसका कारण अभी पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है, या क्या कुछ शुरुआती किस वजह से ये अल्जाइमर डिजीज होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका एग्जैक्ट कारण तो अभी तक पता नहीं चला है, पर इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, आपके ब्रेन में एक अमाइलॉइड प्लाक जम जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, ब्रेन के सरफेस होता है जो कॉर्टेक्स, तो उसके जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं। जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वही हमारे हायर मेंटल फंक्शंस या कॉग्निटिव फंक्शंस, उन्हीं की वजह से होता है।
जैसे जैसे वो सेल डिजेनरेट होने लग जाते हैं तो हमारे ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस है ये अफेक्ट होने लग जाते हैं। जो ये प्लाक्स होती हैं, अमाइलॉइड प्लाक्स, वो ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाती है और धीरे धीरे जैसे इनकी मात्रा बढ़ने लगती है हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो अफेक्ट होने लग जाते हैं। शुरू में जो पेशेंट है बड़े माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कभी कभार कुछ चीज भूल जाना, पर धीरे धीरे एडवांस स्टेज में पेशेंट बिल्कुल पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर्स पे और केयर गिवर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अपनी मतलब कुछ भी अपने जो सेल्फ केयर के फंक्शंस है वो भी खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसमें बेसिकली एग्जैक्ट रीजन तो इतना क्लियर नहीं है, पर अक्सर ये जो बीमारी है ये एल्डरली लोगों में पाई जाती है। 60s के बाद इसका जो इंसिडेंस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 65 के बाद हर डेकेड के साथ इसकी जो होने की संभावना है डबल होती जाती है, 60 से 70, 70 से 80s एंड लाइक दैट। जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है अल्जाइमर का इंसिडेंस बढ़ता जाता है। अच्छा, अभी आपने डॉक्टर एक दो सिम्टम्स इसके बताएं, तो और उनके अलावा क्या क्या सिम्टम्स है जिससे इसकी पहचान हो सकती है? बेसिकली जो अल्जाइमर के सिम्टम्स है, जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है वो तो आपकी मेमोरी, जो मेमोरी या याददाश्त पे जो फर्क पड़ता है वो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम माना जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि कैलकुलेशन, जैसे पेशेंट जाते हैं कहीं, जैसे शॉप वगैरह में जाते हैं, पैसे देते हैं तो वापस पैसे लेना भूल जाते हैं या कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जैसे वो वापस घर आ रहे हैं तो घर अपना रास्ता भूल सकते हैं और घर के बजाय मतलब कहीं और चले जाते हैं। इसके अलावा अच्छा। उनके टेम्परामेंट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। उनकी जजमेंट जैसे जो लोग बिजनेस में होते हैं, उनकी जो लोग अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो भी मतलब उनकी जजमेंट की वजह से बिजनेस में लॉस होने लग जाता है क्योंकि वो सही फैसले नहीं ले पाते हैं, हाँ, कैलकुलेशन में बिल्कुल। दिक्कत आने लग जाती है। जो भी मतलब ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस है जिनकी वजह से जैसे आप कह लो कि मतलब हम बाकी लोगों से मतलब बाकी एनिमल से डिफरेंट है, हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस वो धीरे धीरे करके एक एक करके जाने लग जाते हैं। अच्छा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा कॉग्निटिव फंक्शन आपको प्राइमरीली इफेक्ट हुआ है, कई लोगों की लैंग्वेज पे असर होता है। तो सपोज कोई टीचर है तो मतलब जो फ्लुएंटली बोलने वाला टीचर, उसे मतलब वर्ड्स ढूंढने में दिक्कत आने लग जाती है। तो यही सब सिम्टम्स होते हैं डिमेंशिया के, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पे असर करके ये सब सिम्टम्स के रूप में वो मैनिफेस्ट होता है डिमेंशिया। नहीं, लेकिन अभी आपने जो एक दो सिम्टम्स के बारे में इसमें बताया, तो वो कॉमनली मैंने कई बढ़ती उम्र के साथ लोगों के साथ होती है। जैसे मेरी खुद मम्मी है, कई बार वो चीज़ें भूलने हम्म। लगती है, अचानक से वो इसकी शिकायत भी कर रही है। तो क्या हाँ हाँ, ये अल्जाइमर ही है, या फिर मतलब एक किसी भी व्यक्ति को ये कब मालूम पड़ेगा कि ये गंभीर चीज़ है या मुझे अब डॉक्टर को दिखा देना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है आपने। एज के साथ अक्सर आपने एज क्या, अगर आप देखो आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, कभी वो कहेंगे कि हम फ्रिज के पास जाते हैं, वहां जाके भूल जाते हैं अंदर से क्या लेना है। हाँ, बिल्कुल। मतलब हर भूलना अल्जाइमर नहीं होता। हम्म। होता क्या है कि जैसे हमारे जो मेमोरी है, मेमोरी बड़े प्रॉपर तरीके से स्टोर होती है हमारे ब्रेन में। हम्म। जो हमारी मेमोरी है वो एक तरह से, एक जैसे लाइब्रेरी में बुक्स हमने स्टोर की होती है ना, उस तरह से स्टोर की होती है हम्म। और उसी तरह से रिट्रीव होती हैं। तो जैसे अगर मानो कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या कुछ और है, तो कई बार जो आपके सर्किट्स है वो जैम हो जाते हैं। जैसे ट्रैफिक जैम होता है वैसे आपके सर्किट्स की जैमिंग हो जाती है, तो वो उस चीज को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं। मान लो किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या कोई बहुत डिप्रेस्ड है या फिर और किसी वजह से परेशान है, तो उस सिचुएशन में अगर वो चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो डिमेंशिया होगा। हम्म। उसकी वजह डिफरेंट है, उनकी जो मेमोरी पे जो असर हो रहा है। डिमेंशिया हम तब लेबल कर, अक्सर मतलब जैसे ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये हमारे पास खुद आते हैं कि डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे अल्जाइमर तो नहीं हो गया। जबकि हम्म। जिसको अल्जाइमर होता है, पहली बात तो वो पेशेंट कभी भी खुद नहीं आता है। ही इज ऑलवेज ब्रॉट बाय फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर्स, वो लेके ओके। आते हैं क्योंकि उस पेशेंट को तो इस बात का आभास तक नहीं होता कि उसकी मेमोरी पे असर हो रहा है। और हम्म। दूसरी बात, जैसे जब ये जो मेमोरी पे जो असर है, जब ये आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करने लग जाती है, तब हम कहते हैं कि ये डिमेंशिया की वजह से मेमोरी लॉस हो सकता है।
अदरवाइज मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कोई परेशान है, स्ट्रेस में है और उसे कुछ चीज कोई याद नहीं आ रही है, उसे हम डिमेंशिया नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा। तो क्या ये बीमारी अचानक से ही किसी को हो सकती है या फिर हमें शुरुआत में कुछ मालूम पड़ सकता है इससे रिलेटेड? ये बीमारी अक्सर मतलब अचानक तो नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। इतनी धीरे होती है कि शुरू में तो आप इसे मतलब पहचान भी नहीं पाते हो कि ये डिमेंशिया हो रहा है पेशेंट को। आप कई बार तो मतलब आप सोचते हो कि जैसे मान लो कि किसी वजह से कोई पेशेंट, कोई मरीज परेशान है कि शायद इस वजह से वो भूलने लग गया है या चुप चुप रहने लग गया है, या फिर हो सकता है उसे आप डिप्रेशन लेबल कर देते हो। बहुत मुश्किल होता है इसे शुरू में पहचानना। धीरे धीरे जब आप देखते हो वो कंसिस्टेंटली वो सिम्टम्स प्रेजेंट रह रहे हैं और भूलना धीरे धीरे बढ़ने लग गया है, तब आप रियलाइज करते हो कि ये कुछ ज्यादा ही हो रही है मेमोरी लॉस, और हो सकता है ये डिमेंशिया हो। तब वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर के पास लेके आते हैं। शुरुआती स्टेज में इसे पहचानना कई बार बहुत मुश्किल होता है। अक्सर ये तभी पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं जब बीमारी काफी अ, बढ़ चुकी होती है। हम्म। अच्छा, अभी कोरोना में डॉक्टर सब लोग ही घर पर हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड है अलग अलग चीज़ों को लेकर। मेंटल हेल्थ के इश्यूज तो हम देख ही रहे हैं हम्म। कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाँ हाँ। तो उसका भी हम्म। इससे कोई लिंक हम कर सकते हैं अल्जाइमर से इसे? नहीं देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो कोरोना में मेंटल हेल्थ इश्यूज है, दोज आर नॉट रियली डिमेंशिया, वो डिमेंशिया की वजह से नहीं है। हम्म वो जो कोरोना में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो बेसिकली कई चीजें हैं। जैसे कोरोना की वजह से अनसर्टेनिटी है, आपकी मतलब डेली रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो गई है, आप घर पे बैठे हुए हो लॉकडाउन की वजह से। तो कोरोना, स्पेशली कोरोना के बाद अक्सर पाया गया है कि काफी लोगों की नींद पे असर आया है, लोगों की हम्म नींद डिस्टर्बेड नींद हो रही है, और इसके एंजाइटी इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, और हम्म पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ये सब अक्सर मैंने देखा है। काफी लोग मरीज हमारे पास भी आ रहे हैं कोरोना के बाद जिनको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। और हम्म जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जब आपको एंजाइटी होती है, लैक ऑफ स्लीप और डिप्रेशन, तो जैसे आपका मन, दिमाग उलझन में रहता है। फिर उस उलझन में आप कई बार उस कुछ बात याद करना चाहते तो याद वो निकल के नहीं आ पाती। तो वो डिमेंशिया नहीं होता है। वो बेसिकली अगर हम उसे लेबल भी कर रहे हैं तो आप उसे सूडो डिमेंशिया कह सकते हो। जो डिमेंशिया एक्चुअल में डिमेंशिया नहीं होता, बट दैट इज बिकॉज ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन और लैक ऑफ स्लीप, जिसमें आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो वो हम्म। डिमेंशिया सही मायनों में डिमेंशिया नहीं है, वो सूडो डिमेंशिया जरूर हो सकता है। अच्छा, तो जैसे अभी आप बता रही थी कि ये बढ़ती उम्र में जिनकी ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। तो आपने अब तक हम्म। अपने करियर में ऐसा कुछ कोई केस देखा हो जिसमें कोई छोटे बच्चे भी आए हो या कोई कम उम्र का आया हो आपके पास इलाज के लिए, खासकर अल्जाइमर? देखिए मतलब जो जो एक्चुअल सेंस में डिमेंशिया है वो हम्म न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर मींस आपके ब्रेन के सेल्स डिजेनरेट होने लग जाते हैं। तो अगर अनटिल अनलेस कुछ किसी यंग एज में आपको कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स पे असर हो रहा हो, उस अगर वो नहीं है तो आपको यंग एज में अक्सर डिमेंशिया नहीं होता है। हम्म डिमेंशिया अगर यंग एज में होता तो होगा तो उसका कोई ना कोई कॉज होता है। जैसे आपको अगर स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गई, या कुछ और रीजन हो गया जिसकी वजह से ब्रेन पे असर हुआ है और आपकी मेमोरी पे असर हुआ है। तो अगर हम सही डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम उसे डिमेंशिया लेबल नहीं कर पाएंगे। वो उसमें जो मेमोरी लॉस या और कोई कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन, हम्म। सेकेंडरी जैसे कॉज रहता है उसमें कुछ ना कुछ। तो आप सही मायनों में उसे डिमेंशिया नहीं कहोगे आप उसे। तो अक्सर ये एल्डरली एज ग्रुप में ही होती है, क्योंकि जो डीजनरेशन है, न्यूरो डिजनरेशन, वो अक्सर एडवांस एज में ही होती है। ओके, तो डॉक्टर फिर फिलहाल में आप लोग इसका अल्जाइमर का केस जब आता है तो क्या दवाई दे रहे हैं, क्या इलाज इसका है फिलहाल भारत में? देखिए, अगर आप मेरे से पूछिए तो अगर डिमेंशिया का क्योर तो अभी तक नहीं है। अभी तक हम जो भी दवाइयां दे रहे हैं वो दवाइयां बेसिकली जो इसकी प्रोग्रेशन है उसको थोड़ा स्लो कर देती हैं। तो अभी तक तो हमारे पास जो
दवाइयाँ हैं, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, काफ़ी दवाइयाँ होती है जैसे डोनिपेजल और रिवास्टेगमेंट, मेमेंटीन, पर ये सब दवाइयाँ हैं थोड़ा सा उससे स्लो करती हैं उसका प्रोग्रेशन। मतलब एक तरह से मतलब जैसे सिम्टम्स आपके कम करती हैं, पर जो उसकी प्रोग्रेशन है वो तो वैसे ही बनी रहती है। ओके। उससे मतलब थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ लाइफ शुरुआती दौर में थोड़ी बेहतर हो जाती है इन दवाइयों से। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जो ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने एक अल्जाइमर को लेकर एक ड्रग है उसको अप्रूवल दिया है। हम्म। तो हम्म। आप ये बता सकती हैं वो एग्जैक्टली वो ड्रग फिर किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि जब इसका इलाज ही नहीं आया तो नहीं, आप जैसे एक तो वो पहले ये बताइए। हाँ, हाँ हाँ। अभी तक तो जो आप ये हमारे भी पास बताइए। दवाइयाँ, हाँ, जी जी अभी जी, तक बोलिए तो हमारे बोलिए। पास जो दवाइयाँ थी वो मैंने बताया आपको कि वो थोड़ा सा जैसे शुरुआती दौर पे सिम्टम्स हम्म बेटर करती थी। जो एडुकैनुमैब हम्म जो मेडिसिन दवाई आई है, अभी न्यूली अप्रूव्ड मेडिसिन है, ये बेसिकली जो आपकी एग्जैक्ट पैथोलॉजी है, अमाइलॉइड प्लाक बनते हैं जो, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है ये मतलब जो एक तरह से देखा जाए तो जो उसकी पैथोलॉजी है उसको टारगेट कर रही है, एक तरह से आप इसे टारगेटेड थेरेपी भी कह सकते हो। तो इसमें ये है कि हम्म ये पाया गया है, अभी ये रिसेंटली अप्रूव हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। इसमें पाया गया है कि इसके बाद इन पेशेंट्स को उन्होंने देखा है कि इन पेशेंट्स में जो अमाइलॉइड प्लाक है, इस दवाई को देने के बाद 1 साल के बाद उसकी मात्रा दिमाग पे काफी कम हो गई है। बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अमाइलॉइड प्लाक जम जाता है ब्रेन में और जिसकी वजह से न्यूरॉन्स डिजेनरेट करने होने लग जाते हैं धीरे धीरे। जैसे अमाइलॉइड हम्म प्लाक कम होगा तो न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पर ये माना गया कि अच्छा। अगर इसको शुरुआती दौर में दवाई दवाई को शुरू कर दिया जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। पर जैसे मैंने आपको हम्म बताया, अक्सर शुरुआती दौर में तो ये बीमारी अक्सर पेशेंट भी रियलाइज नहीं कर पाते और हमारे पास भी लेके नहीं आ पाते हैं। तो एडवांस स्टेज में देने में जब ऑलरेडी वहाँ पे वायरड प्लाक काफी मात्रा में होंगे तो उनका मतलब वहाँ उनके अगेंस्ट जो ये दवाइयाँ इतनी ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। अगर शुरुआती दौर में कर देंगे तो अभी शुरुआती जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस दवाई के। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर आपने अभी इस दवा को ज़्यादा पढ़ा होगा, तो इसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं। तो आप ये बताइए कि हम्म। आपको ये कदम कैसा लगा जो ये नया मेडिसिन आया है। देखिए मतलब ये जो मैं कहूंगी जो साइंस हमारी है वो दैट कीप्स ऑन प्रोग्रेसिंग एवरी डे। हम्म नई नई दवाएं, नई नई चीजें निकल के आती रहती हैं, है ना। हम्म तो उसमें ये जो दवाई है, जो इन्होंने साइंटिस्ट ने देखा है, रिसर्चर्स ने देखा है कि ये बीमारी इस प्लाक की वजह से हो रही है, तो दे हैव ट्राइड टू टारगेट दैट प्लाक, जो अमाइलॉइड प्लाक। अगर देखा जाए तो अगर हम किसी किसी भी बीमारी का रूट कॉज टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। जैसे अभी इन्होंने टारगेट किया है, अभी एक ही लिमिटेशन है कि अगर हम इसे अर्ली स्टेज में हम इसे स्टार्ट करें तो इसका फायदा होगा। तो ऐसे ऐसे जैसे एक स्टेप है ये, धीरे धीरे और स्टेप इस डायरेक्शन में वो आएंगे तो और ज्यादा बेटर हमारी एडवांसमेंट होगी इसी को लेके। जैसे कोई भी एक मेडिसिन जब आती है कहीं भी किसी भी बीमारी के लिए, हम्म जो फर्स्ट स्टेप में हो सकता है इतना ज्यादा हमें लगे ना कि इतनी इफेक्टिव है या इतना काम कर रही है, पर उसी स्टेज में जब उसी डायरेक्शन में आप चलते रहते हो तो धीरे धीरे उसमें और एडवांसमेंट होके ऐसी भी मेडिसिन आ जाएगी जो शायद एडवांस स्टेज में भी अच्छा काम करेगी। मेरे हिसाब से तो ये सही डायरेक्शन में बहुत अच्छा स्टेप है अगर इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अभी तक ये था कि माइलर ये आपका अल्जाइमर डिजीज हो गया, पार्किंसन हो गया, इन सब बीमारियों को हम कहते थे कि इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, मतलब आप क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बेटर कर सकते हो, बट ट्रीटमेंट नहीं है कोई भी। अगर देखा जी। जाए तो अगर इसी डायरेक्शन में और डेवलपमेंट होगी तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो अल्जाइमर डिजीज है ये ट्रीटेबल डिजीज मानी जाए। ओके। तो क्या इस ड्रग के फिर कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिले हैं। हाँ, देखो मतलब पाया गया है, देखो कोई भी दवाई होती है उस साइड इफेक्ट्स तो उसके होते ही हैं। इन्होंने पाया गया है कि अक्सर इस दवा को देने से कुछ लोगों में ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, कुछ में हेमरेजेस आ जाते हैं। और ये सब चीजें आपको बेसिकली इनको क्लोजली फॉलो अप करना पड़ता है।
जब भी कोई नई दवा आती है उसके साथ तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि जब भी दवा नहीं होती है हमारा एक्सपीरियंस भी उस दवा के साथ नहीं होता है, पर जैसे जैसे हम उस दवा को यूज करने लग जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो अभी तो मतलब हमें इन पेशेंट्स का एमआरआई करा के देखना पड़ता है, एमआरआई करा के कि कहीं हेमरेज, छोटी छोटी हेमरेजेस होती हैं जिसको माइक्रो हेमरेजेस है, उनका नंबर तो नहीं बढ़ा, कहीं स्वेलिंग तो नहीं बढ़ी ब्रेन में। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप इसकी फर्दर डोजिंग करते रहते हो। ये जो दवाइयां है अक्सर मतलब ऐसा नहीं है कि रोज दी जाती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में होती है, जैसे कुछ हफ्तों के बाद दी जाती है। तो आप जैसे 1 साल के बाद करवा के देखते हो, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप फर्दर कंटिन्यू करते हो इन मेडिसिन को। और जैसे मैंने बताया तो इसकी कॉस्टिंग हाँ, ये बड़ा अहम सवाल पूछा है आपने। ये जो कॉस्टिंग अगर आज की डेट में देखें, क्योंकि ये नई दवा है और एक तरह से तरह से मतलब देखा जाए तो अल्जाइमर में एक लैंडमार्क ट्रीटमेंट कह सकते हो आप। 2003 के बाद आई थिंक यही एक नया ट्रीटमेंट है जो अल्जाइमर डिजीज में आया है। जब भी कोई नई चीज आती है तो शुरू में कीमत तो उसकी ज्यादा होती ही है। अभी अगर आज की डेट में देखें तो इसकी कीमत 65,000 US डॉलर है। तो अगर आप उसे इंडिया में तो खैर अभी आई ही नहीं है, पर उस हिसाब से आप देख सकते हो इंडिया में तो अराउंड उसी हिसाब से 60 लाख और 70 लाख के बीच में कहीं आएगी उसकी कीमत। वो तो बात की बात है जब इंडिया में वो लॉन्च होगी वो दवा, पर डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव है दवाई। तो ओके, फिलहाल में ये भारत में अवेलेबल नहीं है, ये भी श्रोता ध्यान रखें। और डॉक्टर फिर आप अल्जाइमर के जो मरीज़ हैं उन्हें क्या सलाह देंगी? डिमेंशिया के भी जो हैं, जो याददाश्त कमज़ोर होती है, उनकी क्या सलाह है आपकी उनके लिए? अल्जाइमर के मरीज को मैं यही मतलब सबसे पहले तो हम यही बात बोलेंगे कि अल्जाइमर को हम हाउ कैन वी प्रिवेंट अल्जाइमर, राइट? तो अगर अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का एजुकेशनल लेवल अच्छा होता है उनमें अल्जाइमर कम पाई जाती है। जो लोग स्मोकर होते हैं उनमें इसके इंसिडेंस ज्यादा होते हैं, अल्कोहल लेने से ज्यादा होते हैं, और जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनमें इसका इंसिडेंस कम होता है। तो इसके अलावा मतलब अगर देखा जाए जिन लोगों को हेड इंजरी होती है उनको इसके चांसेस कम होते हैं। कुछ एक केसेस में, बहुत कम केसेस में जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है अल्जाइमर की, उनको चांसेस होते हैं, रिस्क होता है अल्जाइमर होने का। तो मैं तो सबसे पहला स्टेप तो यही बोलूंगी कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखो, एक्सरसाइज डेली, ईट हेल्दी एंड लाइक कीप योर ब्रेन एक्टिव। कुछ जैसे रीडिंग या वो जो ब्रेन को जिससे भी थोड़ा सा फीडबैक मिलता है वैसी एक्सरसाइजेस। जैसे आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइज जरूरी है, ब्रेन को भी एक्सरसाइज करवाते रहिए। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा ये कि जो अल्जाइमर मान लो कि अगर किसी को जरा सा भी लगे कि कोई भूलने लग गया है, शुरुआती दौर में ही अगर इसको पकड़ में आ जाए अल्जाइमर, तो जैसे अब ट्रीटमेंट आने लग गया है और इफेक्टिव ट्रीटमेंट ये आने वाले टाइम में होगा, तो उस सिचुएशन में अगर आप इसे शुरुआती दौर में पकड़ लेते हो और डॉक्टर के पास लेके आ जाते हो, तो आई थिंक इन आने वाले फ्यूचर में इन पेशेंट्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो इसे इन सिम्टम्स को कभी इग्नोर ना करें, इनको सीरियस लें। और अगर परिवार में किसी को भी लगता है कि ये भूलना इनका हो रहा है तो उसे एज रिलेटेड भूलना ना मान के एक बार डॉक्टर से इवैल्यूएट जरूर करवाएं। ओके, डॉक्टर से इवैल्यूएट करवाए। लेकिन डॉक्टर, स्पेशलिस्ट जो है वो इतने ढेरों हैं, भरमार है स्पेशलिस्ट की। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। तो हम किसके पास जाए जब हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं? तो नहीं, ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है। देखिए, जो अल्जाइमर डिजीज के जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए वी ऑलवेज नीड अ टीम। इनमें मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। देखो, जो अल्जाइमर वाले पेशेंट्स होते हैं इनकी जो मेन प्रॉब्लम होती है भूलने वाली। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनकी डिटेल्ड इवैल्यूएशन करते हैं इनके कॉग्निटिव फंक्शंस की। तो न्यूरोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अक्सर अल्जाइमर के पेशेंट्स को काफी बिहेवियर इश्यूज आते हैं, एंगर इश्यूज, डिप्रेशन, साइकोसिस, तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। ये हमेशा एक टीम होती है जो अल्जाइमर के पेशेंट्स को अच्छे से
ट्रीट कर सकती है और ऑप्टिमल ट्रीटमेंट दे सकती है। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो जैसे जो शुरुआती दौर में, जो अगर आप पूछो कि मतलब इस टीम में सबसे पहले डॉक्टर के किसके पास जाए, तो आई थिंक जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के साथ होना चाहिए। फिर न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को भी रेफर करता है जब भी जरूरत पड़ती है तब। बिल्कुल, ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतने विस्तार से आपने इस विषय को समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। इट वाज अ प्लेजर प्रतीक। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अल्जाइमर से जुड़ी कई जानकारियां आपको मिली होंगी। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें लिखकर बताइए। हमारा पता है radio@aajtak.com। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह है, सुझाव है या शिकायत है, तो भी आप लिख सकते हैं। हेलो डॉक्टर को आप आज तक की ऐप के अलावा हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे। अब मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। Get the freshest cow and buffalo milk delivered to your home with Country Delight. Straight from the farm in 24 to 36 hours of milking with 100% contactless delivery. Get a free milk testing kit with your first order to test your milk's purity at home. Make your mornings safe and bright with the freshest milk from Country Delight. Tap the banner to download the Country Delight app.